हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज़ के द्वारा ये प्रैक्टिस सेट पेड बैच में संचालित किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 प्रश्न को एक एक करके डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग देखेंगे। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एकेडमी पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, जिसमें 19A में है बोलने की स्वतंत्रता, 19B में है शांतिपूर्ण बिना हथियार के साथ एकत्रित होने की स्वतंत्रता, और 19C में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, और 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रता है। 19E में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, और 19D में है देश के किसी भी क्षेत्र में व्यापार और करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोग जानते हैं जाति, धर्म और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में निषेध की बात कही गई है। और अनुच्छेद 22 में हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का संरक्षण की बात कही गई है। और अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। इसी के साथ हम लोग देखिए चारों ऑप्शन को डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। अगला प्रश्न है, बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? ऑप्शन नंबर बी, 4। बिहार में नगर निगम के कितने अंग हैं? 4 अंग है। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ था? मार्च 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा यह आंदोलन छात्रों का शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 जून 1975 को अवैधानिक करार दिया गया था। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया था? तो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। अभी हाल ही में आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण हुई है, जिसको भारत में किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन चलाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, दलित पैंथर्स भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था? जून 2005 में, जून 2002 में, जून 2004 में, जून 2003 में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जून 2005 में भारत में सूचना के अधिकार को लागू किया गया था। बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया था? बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1975 में बांग्लादेश में संविधान संशोधन किया गया था। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? राजनीतिक दल को, संविधान को, मतदाता को और सरकार को? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतदाता को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर हमला, वर्साय की संधि, आर्थिक मंदी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्साय की संधि। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया था? 1929 से 1930, 1914 से 1918, 1945 से 1950, 1960 से 1970? तो इसका सही उत्तर होगा 1929 से 1930 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आया था।
यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था? यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था? तो 7 दिसंबर 1941 को यह आक्रमण जापान द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह परमाणु बम गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र। साथियों, आप लोग कमेंट में बताइएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी और भारत संयुक्त राष्ट्र में की सदस्यता उसकी स्थापना कितने दिनों के बाद उसमें उसके ग्रहण कर ली, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? वर्साय की संधि को किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी, 1919 में। हिटलर की आक्रामक नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी को। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता हैं सिद्धो, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, मंगल पांडे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धो, कान्हू और चांद भैरव, 4 आदमी इसका प्रमुख नेता थे। वेस्टिल का पतन कब हुआ? वेस्टिल का पतन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789, ऑप्शन नंबर सी। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,500 किलोमीटर, 16,500 किलोमीटर और 16,200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से के बीच कितना अंतर है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम के बीच कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा की अंतर है, 5.5 आवर्स की अंतर है। मैकमोहन रेखा किस देशों के बीच की सीमा है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा है मैकमोहन रेखा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या नाम है? तो रेड क्लिफ। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस मृदा के प्रकार है? काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटेराइट और लाल। तो इसका सही उत्तर होगा जलोढ़। जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया है, एक को क्या बोलता है? खादर बोला जाता है और दूसरे को बांगर बोला जाता है। तो वहीं खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है, वहीं बांगर क्या होता है? कम उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, बागमती, कोसी, कमला। तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? भागलपुर, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में मनाया जाता है। ये प्रश्न 70वीं बीपीएससी जो कि 13 दिसंबर को हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, बिहुला महोत्सव किस जिला में मनाया जाता है? ये सेम प्रश्न वहाँ पे पूछा गया था। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया, कैमूर, सासाराम, पूर्वी चंपारण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया में सबसे लेस डेंसिटी पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करें। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 918, 916, 933, 922। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 918 बिहार का सेक्स रेशियो है वर्तमान समय में अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस शहर में हुई थी? बिहार में प्रथम भारतीय प्रबंधन यानी कि IIM की
स्थापना किस शहर में हुई थी? पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया में बिहार का पहला IIM की स्थापना हुई थी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन है? फर्स्ट बिहारी शासक कौन है जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी और हुमायूं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी, जो कि सूर्यवंश का संस्थापक भी था। भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को क्या कहा जाता है? वित्तीय वर्ष कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का प्रमुख कार्य क्या है? CSO का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकीय मानकों का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल नामक इंडियन पुस्तक को लिखा गया था। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? तो सही उत्तर होगा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नाबार्ड कार्य करता है। वहीं बात करें नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1985 में शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया था। अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में अनंतगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व CM को भारत रत्न देने की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग साथियों कमेंट में बताइएगा कर्पूरी ठाकुर किस जिला से संबंधित है, उनका जन्म किस जिला में हुआ था। अगला प्रश्न है, भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर से। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में भारतीय मौसम विभाग की मुख्यालय स्थित है। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किए जाने वाला एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? मित्र शक्ति किन 2 देशों के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो सही उत्तर हो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो असम में गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किस देश द्वारा प्रदान किया गया था? तो अल्जीरिया के द्वारा यह उपाधि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। कैसुआरीन वृक्ष जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? दारी है। क्या है? दारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मानने की घोषणा की है? 2026 को यह घोषणा किया गया है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है साजिद प्रेमदासा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या था, यानी कि थीम बताना है। विश्व विरासत दिवस 2024 का थीम बताना है। इसका उत्तर होगा विविधता की खोज करें और अनुभव करें। विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। होलोंगा पार गिबन अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य है? होलोंगा पार अभ्यारण्य असम में स्थित है। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, ये क्या है? ये भी सही है। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। वे बहुत छोटे होते हैं, ये भी सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उसकी सतह पर किसका लेप चढ़ाना लाभकारी है? क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, पॉट करके, यशद लेपन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यशद लेपन द्वारा। लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बैगनी। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? अल्केन, क्षार, अल्डिहाइड, अल्कोहल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षार कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा बनता है? सोडियम कार्बोनेट और पानी, सोडियम बाइकार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, और सोडियम कार्बोनेट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु को अपरूप कहा जाता है? किस धातु को अपरूप कहा जाता है? तो कार्बन को अपरूप कहा जाता है, धातु का अपरूप कहा जाता है। एल्युमिनियम की सतह पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एनोडाइजिंग कहा जाता है। जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हो तो सामान्यतः क्या होता है? जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हो तो सामान्यतः क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा अयस्क कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का एक शुद्ध सोना होता है। प्रकाश संश्लेषण है एक ऑक्सीकरक अवकरण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। मनुष्यों में रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्फेग्नोमैग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पाद क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यूरिया। मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मेरु रज्जु का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों के बीच संदेशों का संचार करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास के सिद्धांत को किसने दिया था? डार्विन, मेंडल, डाल्टन, मॉर्गन। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने दिया था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो 3.5 बिलियन वर्ष पहले ये उत्पत्ति हुई थी।
अगला प्रश्न है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? जीवाश्म किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के माध्यम से प्रकाश को हमारे रेटिना पर केंद्रित किया जा सकता है? अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के माध्यम से। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव कैसे होता है? आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी परावर्तक सतहों पर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? तो R बराबर 2F होता है, या F बराबर R/2, इस तरह भी हो सकता है। एक गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है? एक गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो वह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC ओजोन परत के लिए क्या है? हानिकारक है। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत क्षरण का परिणाम नहीं है? परावैंगनिक किरणों में वृद्धि, घातक मेलेनोमा त्वचा कैंसर का एक अन्य रूप, साइनोबैक्टीरिया UV विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और इसकी वृद्धि से प्रभावित होंगे। 4 नंबर है ज्वार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल का उदाहरण है? जैव विविधता का विशिष्ट स्थल का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा वन, ऑप्शन नंबर डी। धरती पर रहने वाले सभी जीवों की मूल आवश्यकता क्या है? मूल आवश्यकता क्या है? तो जल, कपड़ा, मकान, रोटी। तुम सबसे मूल आवश्यकता इसमें क्या है? जल है। जल ही जीवन है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव आहार श्रृंखला बनाता है? तो घास, बकरी और मानव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा जीव वाष्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा क्या है? जीवाश्म ईंधन है। तो इसका सही उत्तर होगा कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। अगला प्रश्न गणित से संबंधित है। इसमें बोल रहा है, एक गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष है, 80% महिलाएं हैं और शेष क्या है? बच्चे हैं। यदि 60% पुरुष विवाहित है तो कितने महिला विवाहित है? इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। इसका हम उत्तर बता दे रहे हैं। इसका उत्तर होगा 80%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। वही 82 नंबर का मैथ है, इसका भी उत्तर हम बता दे रहे हैं। इसका उत्तर होगा 162 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर डी, 2205 रुपये इसका सही उत्तर होगा। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। और 84 नंबर का होगा मैथ का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2010 इसका सही उत्तर होगा। 85 का होगा आपका बी, 36 और 9, ऑप्शन नंबर बी। और 86 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 और 18। और 87 का होगा जिसमें 3 सिक्के को उछाले जाते हैं, कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता क्या है? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ए, 7/8। और 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 रुपया। और 89 का होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 रुपये। इसको आप लोग क्या कर लीजिए? सोल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 102.6 सेंटीमीटर क्यूब। और 91 का होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 92 का,
922 क्या बोल, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब द गिवन सेंटेंस। तो दिया है द आउटवर्ड अपीयरेंस और फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग ऑफन प्रेजेंटेशन इट्स आर्किटेक्चरल स्टाइल और डिजाइन। तो इसका सही उत्तर होगा फैकेड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट गिवन इन द सेंटेंस इफ नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड एज पर सेंटेंस सेंस सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। स्नेहा डिसाइडेड टू गिव अवे ऑल हर ओल्ड क्लॉथेज टू चैरिटी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। दिया है क्वेश्चन पीपुल वर्क इन योर ओल्ड ऑफिस डैश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डिड दे आर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द ऑप्शन प्रोवाइडेड बिलो। तो क्या है एकोमोडेशन, कॉन्वेंस, ज्वेलरी, स्किनरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्किनरी। अगला प्रश्न है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। तो देवनागरी को क्या कहा जाता है, देवताओं का लिपि कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन से हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर बी चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है एकल शब्द अटल का वाक्यांश में रूपांतरण कीजिए। तो सही उत्तर जो अपनी बात में से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसको क्या बोलते हैं, अटल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है। महात्मा में किस समास का बोध हो रहा है। तो डी नंबर कर्मधारय समास की इसमें बोध हो रहा है। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, जिससे क्या मतलब हुआ, आपत्ति आने के बाद बचाव हेतु प्रयत्न, यानी कि कोई भी विपत्ति आने के बाद उसके बचाव हेतु प्रयत्न करते हैं, उसी को यहाँ पे ये लोकोक्ति संदर्भित कर रहा है, आग लगने पर कुआं खोदना। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बिहार पुलिस के सेट नंबर फर्स्ट का कंप्लीट 100 क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस के साथ हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए कि आपका इसमें कितना सही हो रहा है और अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।